अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيम. आयात बय्यिनात तिलावत की हैं जिनका तर्जुमा ये है, मोमिनो अल्लाह से डरो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। हमने बारे अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार किया और इससे डर गए और इंसान ने उसको उठा लिया। बेशक वो ज़ालिम और जाहिल था, ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अज़ाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ़िरू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, आसानी करो और तंगी न करो, खुशखबरी दो और नफ़रत न दिलाओ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठूं जो
अहद से रुखे अनवर नजर आए, जब आँख खुले रूए पैगंबर नजर आए, या रब मुझे कौनैन का महवर नजर आए, मुश्ताक को फिर रोज़ायत है नजर आए, हो ख्वाब में मुझको भी शहीदी की ज़ियारत, सुनता हूँ गुलामों को वो अक्सर नजर आए, सुनता हूँ गुलामों को वो अक्सर नजर आए, जब आँख खुले रूए पैगंबर नजर आए। Bismillahirrahmanirrahim. Panel of Chairpersons. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairperson for this session of the National Assembly of Pakistan. Chaudhry Mahmood Bashir Wirk, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Ms. Alia Kamran, Ms. Kishwar Zahra, Ms. Javeria Zafar Ahir, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the members having precedence amongst those present at this sitting shall take the chair. एक ज़रूरी ऐलान, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को मतला किया जाता है कि कौमी असम्बली में क़वायद व ज़वाबित 2007 के कायदा 70 के तहत सवाल पूछने और उनके जवाब देने के लिए 15 दिन के नोटिस की
मुद्दत दरकार है। जो मुकम्मल नहीं हुआ इसके मुकम्मल होने तक वक्फा सवालात नहीं होगा। लीव एप्लीकेशंस। Ms. Shaza Fatima Khaja has requested for the grant of leave for 16th January to 3rd February 2023. Is leave granted? Granted. Mr. Kamaluddin has requested for the grant of leave from 1st to 9th February 2023. Is leave granted? Granted. Mr. Khalid Ahmed Khan Lund has requested for the grant of leave from 15th February to 15th March 2023. Is leave granted? Granted. Mr. Saad Wasim has requested for the grant of leave for 1st, 3rd and 6th January 2023. Is leave granted? Granted. Rana Iradat Sharif Khan has requested for the grant of leave for 6th February 2023. Is leave granted? Granted. मिनिस्टर इंटीरियर नहीं हैं, एक सेकंड जनाब, जस्ट है, अभी आपको बात करने का मौका देता हूं मैं जी। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर इंटीरियर नहीं है तो उनका आइटम नंबर 2 बाद में लेते हैं, तो लेट अस गो टू आइटम नंबर 3। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। जी मैं जरा ये इंट्रोड्यूस करवा लूं, उसके बाद मैं दोनों को देता हूं। प्लीज मौलाना साहब, मैं लेट मी इंट्रोड्यूस सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, टू मूव आइटम नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं आपकी इजाज़त से आइटम मूव करने से पहले कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, चले इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। मिस्टर स्पीकर, आई बेग टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड सर्टन लॉज रिलेटिंग टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023। A bill further to amend certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2023 stands introduced. Item number 4B, if जनाब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ही कर दें या मिनिस्टर ऑफ लॉ कर दें। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। I introduce a bill to provide for the establishment of Peer Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa. The Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah Bill 2023. The bill as moved stands introduced. जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, तो आइटम नंबर 3 के हवाले से आप उस पे जरा जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। इससे पहले ये बात कर लें, फिर आप बात करेंगे। आज के सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के मौजू पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को एतमाद में लूँ, मैं आपकी इजाज़त से माजी करीब के मुआशी तारीख का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में मजमूई कौमी पैदावार के हुजम में यानी GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि आने वाली हुकूमत। एक सेकंड डार साहब, जनाब कमरुज़्ज़मान खायरा साहब, आप हैं हाउस में? शाजिया मरी साहबा, देखें प्रेस क्यों वॉकआउट कर रहा है, तो जरा जाकर इनसे बात कीजिए। जी जनाब इसहाक डार साहब। जबकि PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका। 112 अरब डॉलर के इजाफे का मुआवजना सिर्फ 26 अरब डॉलर के इजाफे से आप खुद कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, जब 2013 में PMLN ने मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में हुकूमत की बागडोर संभाली
तब पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी $1,399 थी, 1389। इसमें मजबूत मुआशी पॉलिसियों और हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ के विज़न के बदौलत ये $379 के वाज़े इजाफे के साथ $1,768 तक पहुँच गई। आने वाली हुकूमत अपनी सती किस्म के इक़दाम की वजह से सिर्फ 4 साल के अरसे में $30 का इजाफा करके इस आमदनी को $1,798 पर लेके जा सकी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में $100 अरब के करीब थी, जो कि पाकिस्तान पर सरमायादारों के एतमाद को जाहिर करती थी, इसको PTI की हुकूमत ने $26 अरब पर ला खड़ा किया। ये कमी सरमायादारों के PTI हुकूमत पर अदम एतमाद को जाहिर करता है। जनाब स्पीकर, PMLN की हुकूमत हमेशा से मुल्की कर्ज़ों में कम से कम इजाफे की कोशिश करती है, लेकिन 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो कर्ज़ों का हुजम, पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि PTI के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383 अरब हो गया। ये कर्ज़ों का हुजम जो कि 2018 में GDP का 63.7% था, जनाब स्पीकर, वो बढ़कर 2022 में 73.5% हो गया। इसके नतीजे में हमारी सालाना डेट सर्विसिंग इस माली साल में बदकिस्मती से 5,000 अरब रुपए से तजावज़ कर जाएगी। जनाब स्पीकर, 2013 से 2018 के दौरान सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत दुनिया में 24वें नंबर पर आ गई थी। दुनिया के मोतबर अदारे पाकिस्तान की तरक्की के मोतरफ थे। जापान के मारूफ अदारे जेट्रो ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया था। इस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया में नंबर 1 पर थी। जनाब स्पीकर, मोअज़्ज़ज़ अरकान को याद होगा 2017-18 में मईशत की शरह नमू 6% से तजावज़ कर चुकी थी। अफराद ज़र की शरह 5% थी, यानी महंगाई इन्फ्लेशन जो आज हम देख रहे हैं। खाने पीने की अशिया की महंगाई सिर्फ औसतन 2% थी। इन हालात में एक अचानक गैर सियासी तब्दीली इस मुल्क में लाई गई, जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत को अपाहज करके रख दिया। 2018 के इलेक्शन में एक सेलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सेलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। दिस इज, जनाब स्पीकर, दिस इज द जिस्ट ऑफ 4-year परफॉर्मेंस फ्रॉम 24th वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी टू 47th ग्लोबल इकोनॉमी। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान G20 जो दुनिया की प्रीमियर क्लब है, मुआशी क्लब है दुनिया की, उसमें शामिल होगा चंद साल के बाद। काश कि हम उसी प्रोग्रेस को आगे लेके जाते, जो भी तब्दीली आती जमहूरी उसके साथ, तो आज शायद हम दुनिया की G20 में शामिल होने के करीब होते। लेकिन बदकिस्मती से 2022 में हम दुनिया की 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए, जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ ये साजिश कैसे और किसने की, और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को एक बीमार मईशत विरसे में मिली। मैंने आपको इंडिकेटर दर्ज कर दिए हैं, और आप इसको 2022 से मुआवना करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा फ़र्क कितना गहरा है, और 47वीं मईशत उसी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जनाब स्पीकर, मालियाती खसारा पिछले साल जब हुकूमत में तब्दीली आई तो उस वक़्त मौजूदा दौर की बुलंद तरीन शरह पर था, जो कि 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा $17.4 अरब था, और तजारती खसारा $40 अरब तक पहुँच चुका था। जनाब स्पीकर, मईशत तबाही के दहाने पर थी। हमने 2018 तक मईशत को मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा किया था। हमारे पेशराओं ने इसे बर्बाद कर रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी चंद माह गुजरे थे और मईशत को संभाला दिया जा रहा था।
कि तारीखी सैलाब की नागहानी आफत ने पूरी कौम को अपने लपेट में ले लिया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जनाब स्पीकर कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसमें से बेशतर बेघर हुए और 1730 हमारे बहन भाई अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जनाब स्पीकर, इस कुदरती आफत से जो मजमूई नुकसानात का तखमीना है, जो कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसने असिस्ट किया और इसमें यूएनडीपी भी शामिल था, यूनाइटेड नेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने करीबन 16 अरब जो है इकोनॉमिक लॉसेज और फिजिकल लॉसेज $14 बिलियन, ये $30 अरब से यानी 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान का इन सैलाबों की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान की एमिशन जनाब स्पीकर 1% से कम है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 8वां मोस्ट वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये नुकसान जो है इसके हवाले से आपने देखा कि सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी, खड़ी फसलें तबाह हो गई, खुसूसन कॉटन की कीमती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कलील माली वसाइल के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने 100 अरब के लगभग फौरी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर खर्च किए और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर 300 अरब रुपए से ज़ायद रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मौजूदा माली साल में वसाइल मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान को याद होगा कि इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। मेरी गुजारिश होगी कि जिन बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, कॉलीग्स ने वो मुआहदा नहीं पढ़ा, एक दफ़ा मुआहदा ज़रूर पढ़ें। ये मुआहदा जो है ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी के उस जलती तेल पे उसमें यानी आग लगाने का रोल अदा किया था। ये 2019 का ये जो मुआहदा था, ये सिर्फ एक हुकूमत का मुआहदा नहीं बल्कि ये एक रियासत का मुआहदा होता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया और मुआहदे के कुलीदी नुकात से जिस पर उनकी हुकूमत ने खुद दस्तखत किए थे उसके बिल्कुल बरक्स जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हुआ तो उसके बरक्स उन्होंने फैसले कर दिए और उसको वर्चुअली उसको रोल बैक कर दिया, उसको डिसओन कर दिया। इसके नतीजे में IM का प्रोग्राम तात्तुल का शिकार हुआ और एक वसी ट्रस्ट डेफिसिट IMF और पाकिस्तान के दरमियान उससे उसकी बुनियाद शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ किया कि IMF के साथ मुआहदा सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि रियासत का मुआहदा होता है। इसी स्पिरिट में हमारी हुकूमत ने इमरान हुकूमत के किए गए मुआहदे को मनोअन तस्लीम किया, ना सिर्फ उस प्रोग्राम को बहाल करवाया बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। कतई नज़र इसके कि इस मौजूदा हुकूमत के तमाम पार्टीज़ को कितना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और वो नुकसान पॉलिटिकल हुआ। आज सबको पता है कि उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेपनाह नुकसान उनका यानी अवामी सतह पर हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। अगर रियासत है तो सियासत है। इसी पस मंज़र में IMF का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए, 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, जिसके नतीजे में एक अंडरस्टैंडिंग उनसे सामने आई और हमने मुख्तलिफ मामलात पर मज़ीद अमल दरामद करने का अंदिया दिया। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता जो है इजाफी 170 अरब रुपए के महसूलात की वसूली का है, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये पता होना चाहिए इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों इस पाकिस्तान को इस नुक्ते पे आके ये काम करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस बारे में मैं मुअज़्ज़ज़ ज़बान को तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ कि IMF की टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल जो कि फिस्कल ईयर 2022-2023 के अहदाफ हैं वो उसको पूरा करेगा। तो ये नहीं है कि उनके जो उन्होंने अहदाफ किए थे वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए नई टैक्सी, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। इन इजाफी महसूलात का हुकूमत की माली कारकर्दगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के सर्कुलर डेट का एक दरीना बहरान चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों में चल रहा है, लेकिन उसका हुजम
वो बढ़ता जा रहा है जनाब स्पीकर। बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिलों की अदम अदायगी के नतीजे में जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपए के लगभग बिजली के बिलों के एवज सिर्फ 1600 अरब वसूल किया जाता है इस मुल्क में, और जो बाकी है 1400 अरब वो आपका सालाना नुकसान है सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में इस मुल्क का। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है जनाब स्पीकर। इस किस्म के नुकसान की कोई रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि 2013 से 2018 के दौरान हमारी पिछली हुकूमत PMLN ने इस संगीन मामले को टैकल करने की भरपूर कोशिश की, और इसकी नतीजे में जो सर्कुलर डेट की बढ़ने की रफ्तार में खातर खा कमी आई। जनाब स्पीकर, शूमिय किस्मत पिछली हुकूमत ने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी, और उनकी नाअहली के सबब 4 साल हुकूमत के दौरान सर्कुलर डेट 1148 अरब जो 2018 में था वो बढ़कर 2467 अरब तक पहुंच चुका है, रुपयों पे पहुंच चुका है। 2467 अरब 1148 अरब से विद इन 4 ईयर्स। बिजली के शोबे में इस्लाहात जनाब स्पीकर हमारे अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस दगरगू सूरत हाल से निपटने के लिए लाजम है कि हम चंद मुश्किल फैसले करें जो आज हमें ग्राम मालूम होते हैं, मगर बिजली के शोबे की इस्लाह और मुआशी इस्तेकाम के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। जनाब स्पीकर, इस तनाज़ुर में आलमी मालियाती अदारों ने भी इस शोबे की इस्लाहात को यकीनी बनाने पर बहुत ज़ोर दिया है। इस शोबे में जिन इस्लाहात का हुकूमत ने फैसला किया है उसके नतीजे में रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल, उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। ये हमारा नया हदफ है कि 855, क्योंकि करीबन 570 अरब बजट में आपने इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान ने बजट में यानी पास किया हुआ है। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो 855 है जनाब स्पीकर, वो टोटल साल का फ़र्क नहीं है, टोटल 1400 अरब का है। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ बाकी माइंदा गैप को पुर करने के लिए बजट से रकम मुख्तस की जाएगी, जिसकी वजह से बजट में जो मज़ीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के ज़रिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज़ किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएँ जिनका बराह रास्त गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोज़मर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाज़ुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रैवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज़ हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा, और 50,000 विच एवर इज़ हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलोग्राम थी उसको बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फ़ी किलोग्राम ही थी, कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी महसूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम
इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफ़े में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपये मज़ीद मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी 360 अरब का जो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरह 170 अरब के जो टैक्सेस तो ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो इन यानी जो मोस्ट डिज़र्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फ़र्ज़ है, उसको 40 अरब बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, अब तक तो मैंने मईशत के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम बता रहा था जिससे सिलेक्टेड हुकूमत की नातजर्बाकार टीम की पैदा करदा खराबियाँ दूर होंगी। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा जिसके ज़रिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इन पर अमल करते हुए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला पे भरोसा है माजी की तरह कि आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की का अमल दोबारा बहाल होगा। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेहकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ख़ुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के ज़रिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत दो बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के ज़रिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेहकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाअल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी। और मज़ीद अना जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक ख़तीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है, उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वो नंबर 1 पे उन्होंने रखी है और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूँकि वो भी मुल्क की ज़रूरत है, वो है। और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इम्पोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पर अमल दरामद तमाम बैंक इस वक्त कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसल्ली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह आसान तरीके से पूरा करेगा। और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं, वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। और जो वो इजाफी रकम ये होगी, इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है
और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुकी हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत 5 शराइत पर कर्ज़ों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फराहमी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल ख़रीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट हुआ और इस पर ख़तीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत करंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके बावजूद उस पर बड़ी ख़तीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपये से के करीब है, जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है वो करीबन 2350 है। तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि 2 कीमतों पे लोगों को दें कि ये इंपोर्टेड है तो महंगा है ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6 जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तर्ज पर एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं वो पर यूनिट 4000 रुपये थी और उसको हमने 10,000 रुपये उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी ज़मीनों पर बैंकों से ज़्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सकेंगे ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर 8, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी कस्टम ड्यूटी की रियाती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। नंबर 9, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियाती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। रवा माली साल में 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर के ऊपर बजाय बिजली के ऊपर वो हो। दूसरा जो शोबा जिस पर इस हुकूमत की ख़ास इस वक्त तवज्जो है वो आपकी IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया में चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है जनाब स्पीकर, जिसमें फिज़िकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल का फ्यूशन है। इन्हीं अवामल को मद्देनज़र रखते हुए IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया है, जिससे इस शोबा की मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह। इस शोबा से मुंसलिक अफराद अपने निजी या कंपनी के अकाउंट में अपनी फ़ॉरेन करेंसी जो उनकी रसीट्स होंगी 35% तक अपने अकाउंट्स में रखने के वो मिजाज होंगे, जो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी थी और उनका जेन्युइन एक मुतालबा था। इसकी इजाज़त दे दी गई है। IT के शोबे के जो टैक्स के मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए जनाब स्पीकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनकम टैक्स के मखसूस दफातर कायम कर दिए गए। जनाब स्पीकर, इस बात की कभी उम्मीद है कि इस तमाम जो हमने एक्शंस लिए हैं या लिए जा रहे हैं इसके नतीजे में ये IT का शोबा मुल्क की तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर हुकूमत ने रवा माली साल में इसकी जो तरसीलात का हदफ रखा है, रेमिटेंसेस का जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी वो पहले $2.5 अरब था, उसको इन जो कंसेशन दी जा रही है उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, तो जो इनका वो पूरा सेक्टर है वो $4 बिलियन वो कहता है कि इस साल हम पाकिस्तान को अर्न करके देंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में उन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो इस हाउस के पिछले असम्बली में भी थे, मैं उनको ये याद कराना चाहूँगा
कि जो 5 बजट मैंने 2013 और 2017 के दौरान 2013, 14, 15, 16, 17 मैंने पेश किए, उनमें हर दफ़ा मैंने ये एक रिक्वेस्ट की कि इस मुल्क में नेशनल इकनॉमिक एजेंडे की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकॉनमी, और हम मिलकर एक नेशनल इकनॉमिक एजेंडे को मुरतब करें, उसके ऊपर हम एक यकजा हो जाएं और उसके ऊपर भी अमल करें। जो भी हुकूमत आती है, जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया, लेकिन उस इकनॉमिक चार्टर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं उसमें अपना हदफ या अपनी एक जो विश थी उसको नहीं अचीव कर सका। मैं समझता हूँ कि इस बात से कतई नज़र जनाब स्पीकर कि किस जमात की हुकूमत है, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि आप मिलकर एक तयन करें इस मुल्क के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसकी कौम जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक ऑब्वियसली एवोल्यूशन प्रोसेस जनाब स्पीकर होता है, और वो एवोल्यूशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इकॉनमी कहाँ थी, आपको मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर किया होता 2013 में। इलेक्शन से पहले जो ग्लोबल रिपोर्ट थी वो ये थी कि $1 पाकिस्तान को कोई अदारा नहीं दे रहा था, जैसे कि रिसेंट हमने देखा पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। ये तीसरी थी प्रेडिक्शन कि 6 से 7 महीने, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 2013 को याद कराना जनाब स्पीकर, 10 साल पुरानी बात। वो ही मुल्क हमने सब ने मिल के इसी हाउस में और दूसरे सेनेट में हमने मिल के कोशिश की, उसकी डायरेक्शन चेंज की, और वो मुल्क 3 साल में दुनिया की 24वीं मईशत बन गया। सारे दुनिया के इदारे उसकी तारीफ़ें करते थे, सारे दुनिया के इन्वेस्टर उसकी तो देख रहे थे। लेकिन शूमिय किस्मत कि आज हम फिर गिर के 47th इकॉनमी बन गए हैं, जो कि बहुत ही मेरे लिए मैं समझता हूँ हार्ट ब्रेकिंग है। इस बात से कतई नज़र कि किस जमात की हुकूमत है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि एक फ्यूचर रोड मैप आप तयन करें। आज इस अमर की यकीनन पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम 98-99 में जब हमने धमाके की, उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस चैलेंज का मुकाबला किया। सारी दुनिया वर अप इन देयर आर्म्स टू मेक पाकिस्तान डिफॉल्ट एंड पाकिस्तान टू फेस ट्रबल। और उस वक्त यह था कि इसने क्यों एटमी धमाके किए हैं, इसने क्यों पाकिस्तान को एटमी कुव्वत हुकूमत में बनाया, हमने वो फेस किया। आप सब ने दुआएं की, मेहनत की, हम इसी दोनों हाउसेज में पाकिस्तान ने उसमें से निकल आया। हमने 2013 में भी ये देखा कि जहां हमारी एक कंबाइन एफर्ट होगी, जहां हम ईमानदारी के साथ इस मुल्क के लिए करेंगे, अल्लाह ताला की बरकत, मेरा ईमान है कि उसमें शामिल होती है और फिर हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक होकर एक हम रोड मैप तयन करें, एक हम मुआहदा करें कि पाकिस्तान की मईशत को हमने किस तरह लेके जाना है। और मैं दोबारा सबको दावत देता हूँ, आए हम सब मिलकर बैठे, मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। मुझे कभी उम्मीद है कि इन इक़दामात की तकमील में हमें रियासत के तमाम अदारों की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। आखिर में जनाब स्पीकर, मैंने जो मुल्क की मईशत के बहाली के लिए हुकूमत के इक़दामात और तजावीज़ का मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इक़दामात के बिना पर मईशत हमारी इंशाअल्लाह इकॉनमी बेहतर होगी और हम जल्द दोबारा अपने GDP ग्रोथ, हमें तरक्की के राह पर हमारा दोबारा हम गामजन होंगे। मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि वो ये जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 1998-99 और 2013-14 कि हम सब ने देखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी कॉलीग्स पर हेयर, हमने देखा हुआ कि वो कैसा पीरियड थे, वो कैसे चैलेंज थे। आज उससे भी डीपर चैलेंज पिछले साल से शुरू है इस मुल्क में। 47वीं मईशत हम बन चुके हैं, हमें वापस इसको पाकिस्तान को उस तरक्की की राह पे लेके जाना है। और इंशाअल्लाह हमारी नीयत थी को हम इकट्ठे एक होकर इसके लिए कोशिश करें। मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। इंशाअल्लाह हम दोबारा उसी तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुशहाल होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। The said bill shall not be referred to the Standing Committee as provided in Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. हमारे प्रेस के दोस्त प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए थे और जनाब कमर जमान खायरा साहब और मोहतरमा शाजिया मरी साहबा इनके पास तशरीफ़ ले गए थे। प्रेस के दोस्त वापस तशरीफ़ ले आए हैं। कारा साहब और मोहतरमा शाजिया मरी साहब
हाउस की तरफ से आपका शुक्रिया। जी जनाब नूर आलम साहब। अब स्पीकर जी कारा साहब इस बारे में कुछ अभी आते हैं, सब आते हैं अभी। जनाब स्पीकर, जी कमर जमान खायरा साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, प्रेस के दोस्तों ने जो गैलरी का या प्रोसीडिंग का बायकॉट किया, आपने हम दोनों को वहाँ भेजा था, उनके बजा तहफ़्फ़ुज़ात थे। पिछले दिनों असम्बली की या जॉइंट सिटिंग की कार्रवाई के लिए आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनको यहाँ इनवाइट किया था, उनके मेंबरान को इनवाइट किया था। अजलास से निकलते हुए जियो के एक रिपोर्टर ने उनसे कोई सवाल किया, हैदर शिराजी साहब ने उनसे सवाल किया जिसमें वो नागवार गुजरा उनको, या वो उस पर गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इनका कैमरा छीन लो या इनका फ़ोन छीन लो, लेकिन उन्होंने इस पे वो रिपोर्टर पीछे हट गए। उसके बाद बकौल उनके अभी उन्होंने सारी तफसील सुनाई और उन्होंने वो हमें क्लिप भी सुनाया है। शाम को उन्हें फ़ोन किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने और वो दोस्त बता रहे थे कि उनकी तरफ से फ़ोन आया और उन्होंने बताया, वो बड़े हार्श हो गए, गुस्से में आ गए और उन पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। तो जो रिपोर्टर हैं शिराजी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये बाकायदा कहा कि जनाब मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जो कुछ मुझे कह रहे हैं ज़रा सोच के कहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तुम रा के एजेंट हो, तुम मेरे खिलाफ ये कुछ करना चाहते हो, और फिर उनको लिटरली नंगी गालियाँ, मैंने भी जी वो क्लिप सुना है, नंगी गालियाँ दी जो किसी सूरत भी वज़ीर आज़म साहब, जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वो गुफ्तगू किसी भी आदाब में नहीं आती, वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो एक आज़ाद रियासत है, हमें उनका एहतराम है, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। उनके कई मौक़े पे इस तरह के सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इस मौके पे मैंने दोस्तों से गुजारिश की, शादिया साहिबा ने भी, हमने जाके कि हम कंडेमिनेशन तो उनकी अगर हाउस से करते हैं तो वो एक आज़ाद रियासत के ऊपर एक हमारा अपना एक ताल्लुकात का इशू है और उनका ताल्लुक भी दूसरी जमात से है, लिहाजा इसको माने और पहनाए जाएंगे। लेकिन मैं उनके जज्बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, प्रेस के दोस्तों का भी ये तकाजा है कि स्पीकर साहब इस पर डिस्प्लेयर ज़रूर करें कि ये जो कुछ हुआ वो इन द प्रेमिसेस ऑफ द असेंबली हुआ, ये आपकी डोमेन है, और जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है वो किसी तरह भी, जनाब स्पीकर, हम रोज़ इस तरह की गुफ्तगू सारे दोस्त सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बड़ी तल्ख बातें, नाजायज़ बातें भी सुनते हैं, और हम कोई ओब्लाइज नहीं है कि हर सवाल का जवाब दें। अगर कोई नागवार सवाल है तो उसको इग्नोर कर दें, या अगर करना भी है और अगर कोई तल्ख बात किसी वक्त निकल गई तो उस पर माजरत करनी चाहिए। उनका तकाजा ये था कि मैं ये मामला उनसे टेकअप भी करूँ एज इंचार्ज ऑफ द कश्मीर अफेयर्स। तो मैं ये बात इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट लेवल पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेकअप करूँगा और उनके जज्बात आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। मैं प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी गुजारिशात को मानते हुए वापस तशरीफ़ लाए हैं। जो दोस्त अभी नहीं आए उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और एक उनका दोस्तों का मुतालबा और भी था, जायज़ मुतालबा था, कि हमारे ख़िलाफ़ जो ये गुफ्तगू की जाती है, अगर चेयर इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग दे दे कि ये जो इंडियन एजेंट और गद्दार और इस तरह की गुफ्तगू है, इसको अगर आइंदा के लिए परहेज़ किया जाए, और जो नाजायज़ किस्म के दबाव डाले जा रहे हैं सहाफ़ियों पे या कोई केसेस का इशू है उसको अवॉइड किया जाए, तो ये उनके जज्बात थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जनाब कमरजमान कायरा साहब। मुझे ये सारी बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ। मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी हो, वो किसी मनसब पर भी हो, उसे अपनी गुफ्तगू जो है वो अखलाकियात के दायरे के अंदर रखनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी गुफ्तगू से किसी शख्स की भी दिल आज़ारी ना हो। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया और मैं प्रेस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का भी मशकूर हूँ कि वो असेंबली की कार्रवाई में वापस तशरीफ़ ले आए हैं। जनाब नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं भी
कंडेम करता हूं सर कि हमारे प्रेस के जो भाई हैं बहुत बाइखलाक और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे इसमें भाई हों बहनें हों, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उसके इनके साथ बदतमीज़ी जो हुई है सर उसको कंडेम करते हैं। और किसी को भी ये इख्तियार नहीं हासिल कि एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उसकी ये राइट है कि वो आज़ादी राय और वो सवाल पूछे। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन आपने एक गाली नहीं देनी। जनाब स्पीकर, आज आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आ जाते हैं और ये पाकिस्तान की चले गए फिर, अच्छा फिर चले गए। ये देखें पाकिस्तान की तकदीर देखें, पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा हैं, पाकिस्तान की तकदीर देखें कि ये वज़राए ख़जाना जब भी खाली महंगाई, गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, छतराली साहब आप बैठ जाएं प्लीज, आपने अपने उस पर बात करनी है। सर मुझे तो, मेरा भी ये दूसरा टेन्योर है और मैं देख रहा हूं 2008 में भी था ये, उस वक्त जो अभी इससे पिछले वजीर खजाना थे तरीन साहब वहां पे भी थे। मैंने पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखा, मैंने बजाय पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब बंदे को या नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने दो बंदों को फायदे में देखा है। वो जो वजीर खजाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया अपने वक्त में, ए रेटेड था, AAA कर दिया। अब मुझे ये हैरानी होती है कि वो भी आजकल टीवी पे वो होते हैं और ये वजीर खजाना साहब भी, इनको पता नहीं है सर। ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको, 33 और 3600, 3600 बलोचिस्तान में, 3300 आपको पिशावर में मिलता है। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है, पहले 50 रुपए की चीनी होती थी। मैं हर एक दौर की बताता हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में 25 की थी, फिर जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त 50 की थी, फिर जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग आप कहते हैं हम यूरिया में जमींदार और मज़ारों को फायदा देते हैं, 800 रुपए की बोरी थी। इमरान खान साहब के दौर में 2600 के हो गई, अभी 3300 3700 पे चली गई। उस वक्त ये जो DAP का खाद की बोरी थी वो थी 2200 2300 की, फिर हो गई 6000 पे मिलने लगी इमरान खान साहब के 7000 की। अब जब हमारी जरूरत होती है मज़ारों की, जमींदार लोगों की, तो 13000 रुपए पे हमें DAP की खाद की बोरी मिलती है। आप अगर कारखानादारों को फायदा देते हैं, उसके साथ जमींदार और गरीब बंदे का कोई हारी का कोई फायदा नहीं होता। आप हम पे एहसान ना करें, आप पाकिस्तान के 70% लोगों पे एहसान ना करें। यूरिया आपके कारखानादार आपके अपने होंगे, किसी इदारे के होंगे, हमारे नहीं है। आप कारखानादारों से ले लेना, वो तो हमें कोई फायदा। दवाई आपको सर मैं बता दूं, मैडम आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा, दवाइयां महंगी हो गई हैं। आज आप 170% अगर फिर एक हम पे कर्ज का वो जो और भी डालना चाहते हैं, तो आपको पता है पहले भी मैंने यहां पे तकरीर की थी, तो उस वक्त के यहां पे, इससे पहले आपसे पहले अभी साल 2 साल पहले, तो उसके वजीर आजम को भी बहुत बुरी लगी थी और उस वक्त के वजीर खजाना को भी बुरी लगी और आप लोगों की भी बुरी लगेगी। जब दवाई की, शुगर की, पैनाडोल की आपने कीमत 2 रुपए महंगी कर ली, अब मुझे बताएं जो पत्ता 15 रुपए का मिलता था वो अब 60 और 100 रुपए पे मिलेगा। गरीब बंदा कहां से वो करेगा? 800 रुपए उसकी सारी दिहाड़ी होती है सर।
800 रुपए मैक्सिमम, 800 रुपए। गांव में उससे भी कम होती है। आप सिंध में जाओ, पेशावर में जाओ, सदरन पंजाब में जाओ, बलोचिस्तान में उसमें कौन अफोर्ड कर सकता है? सर आप बिजली की महंगाई की बात करें, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट, वो पकड़े, फ्री बिजली बिल खत्म करें। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। उस गरीब बंदे से आप बिजली का बिल लेते हैं सर, और आप हमें गुनाहगार करते हैं, हमारे गरीब वोटरों को, कि आप पे हम बिजली बिल बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ा सा सोचना चाहिए। राजा साहब आप भी सर, आपका भी देही इलाका है, मुझे बताएं, ये कहते हैं बिजली देते कहां हैं? 24 घंटे तो बिजली नहीं होती। जरा लॉसेस का वो करें। 1956 के तारे लगी हुई होती हैं। हम एमएनएस का काम नहीं है अपग्रेडेशन और वो करना, हम भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, गैस पाइप लगाते हैं, क्या ये हमारा काम है? नहीं, लेकिन हम ये काम करते हैं सर। और वो इदारे, वो अफसरान, गरीब बंदे को बिजली नहीं होती, हमारी माएँ बहनें बिजली वहां पे गर्मी से जल रही होती हैं, और वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, बिजली वालों के भी। सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी सैलरीज आपने देखी है, 60 लाख रुपए सैलरीज। 60 लाख रुपए एक एक अफसर को आप तनख्वाह देते हैं। उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5 स्टार होटल, उसके साथ आप उसके बच्चों, और उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या। और बोझ, आप जब बोझ देंगे, ये जो चीज आप ला रहे हैं ना सर, ये वाली चीज है जो आपने हमें पेश की है, इसका क्या फायदा है सर? व्हाट इज दिस बेसिकली? मुझे बताएं। ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना, जाकर 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को, ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछें, टैक्स का जरा पूछें। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है? उसको छोड़ता है। मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर मेरी अर्ज ये है, कहते हैं जरा तरक्याती बैंक के कर्जे मैं माफ करूंगा। कहां पे कर्जे माफ कर दें? जहां पे तो सैलाब आए हैं उनके तो आपने कर्जे नहीं माफ कर रहे। आप ये गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के, आप यहां पे सिंध के मेरे भाई, उनसे जरा पूछिएगा, बलोचिस्तान के वहां पे सैलाब आया है, कितने के कर्जे आपने माफ किए हैं? आपने उनको क्या सब्सिडी दी है, क्या फायदा दिया है? कुछ दिया है? नहीं सर। तो मेरी अर्ज ये है सर, वजीर खजाना साहब कहते हैं एयर फेयर पे 50,000 से रुपए से टिकट जब महंगा होगा तो वो उस पे 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जिस वक्त आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज ये है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या? इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज्यादा लगाएं ना सर, इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में 2 पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पे ये जो पीएन खड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पे भी वो टैक्स लगाएंगे? अब और यहां पे ये शादी हॉल सर, मतलब एक मुसलमान का और कोई वो तो नहीं है, ये शादी करके और इसमें इकट्ठे, कोई पार्टी वाटी वाले नहीं, पार्टी वालों पे लगाएं। लेकिन मुझे बताएं सर कि शादी या उसमें भी आप जो सुन्नत रसूल का वो है, अगर लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें हमारा एक शरई वो है, लोग अगर आते हैं और उसमें सब इकट्ठे होकर उसको खाना खिलाएंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे, उस वो मार्की वाला, वो होटल वाला, वो दुकानदार, खुदा की कसम सर हम लोगों से टैक्स लेता है। टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। आपकी इदारे, आप जरा एफबीआर को जरा पहले लगाम डालें ना सर। ग्रीन चैनल्स पे आपके वो स्मगलिंग होती है।
आपके यहां पे आप ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए? कौन सा कानून था, मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? मैं तो नहीं हूं सर, ना आप हैं। तो वो कौन मालिक है, उस मालिक से पूछा जाए कि ये डॉलर्स कैसे अफगानिस्तान को जाते हैं, ये यूरिया कैसे जाता है, ये आटा कैसे जाता है। मेरे बलोचिस्तान के भाई के लिए नहीं है, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा के भाई के लिए नहीं है, मेरे सदरन पंजाब के भाई के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान और उसके लोगों के लिए आटा और यूरिया है। मेरा अफगानिस्तान मुल्क नहीं है, मेरी लाइबिलिटी अफगानिस्तान नहीं है। बिरादरम मुल्क है, लेकिन मेरा मुल्क ये पाकिस्तान है। मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है और इस लोगों के, गरीब लोगों के साथ है। तो सर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इनकी मिनिस्टर साहब को, अगर ये ऐसे ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, इस हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? हमें डर लगता है, हमें डर लगता है जिस चीज के लिए ये कहते हैं, जिस चीज के लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो और चीजें हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, उसके लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे और हम ये टैक्सेस वो करते हैं। ऐसे नहीं हो कल उस चीज पे भी सौदा हो जाए। इसलिए IMF के जो मुआहदे हैं, चाहे इन्होंने किया है, चाहे इमरान नियाजी ने किया है, और चाहे वो आगे वाले हैं, वो सारे इस पार्लियामेंट को, यानी चाहे वो नेशनल असेंबली और सेनेट हो, उन दोनों में पेश होना चाहिए सर। वरना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप पार्लियामेंट को बुलडोज करेंगे, अगर आप पार्लियामेंटेरियन आवाम की आवाज को खामोश करने की वो कर दें, याद रखिएगा इन सब पार्टीज को, और उन सब ये ना सोचें कि आज आपके साथ 300 ये लीडरान ये सोचते हैं कि वो एक लीडर 470 बंदे उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसका जोर आप पाकिस्तान के गरीब बंदे पे डालेंगे। 170 फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पंजाब पुलिस, खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस, क्योंकि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है या वो एक पार्टी का लीडर होता है, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के गरीब बंदा देगा। उसके लिए मेरा पेट काटा जाएगा, मेरे गरीब गांव वाले का पेट काटा जाएगा। तो ये जरा आप सोचें। आप पहले बिल पास करने से पहले आप कहते हैं आप हम सिंप्लिसिटी लाएंगे, हम वो करेंगे। आप जरा पहले अपने आप को आगे पीछे देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। आप अपने अखराजात कंट्रोल करें तो फिर हम मानेंगे। ऐसे नहीं है। मैं आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल unless and until I see the IMF both the bills and second thing is जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब मुख्तसर कीजिए जरा। बात तो रखूंगा जनाब स्पीकर, मुख्तसर क्या है, कम से कम आपके समझ में भी बात आ जाए और हाउस के समझ में भी बात आ जाए। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया कि इस मरहले पर आपने मुझे बात करने की इजाज़त दी। जनाब स्पीकर, IMF ये अमेरिका की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें ग़ुलाम बनाने का इदारा है, और ये इदारा इसलिए वजूद में आया जब सन 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को मारज़ वजूद अल्लाह ने बख्शा, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसके लिए जदोजहद और कोशिश की। उस वक़्त से अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरीके से ये तो खित्ते के तौर पर जुग़राफ़ियाई लिहाज से तो आज़ाद हो गए हैं,
लेकिन इनको कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, गुलाम रखा जा सकता है, तो उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें मालियाती इदारे हमारे लिए ईजाद किए और फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया कि IMF से मुआहदा कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ, चाहे वो इस्लामी ममालिक है, चाहे वो मगरबी ममालिक है, चाहे वो मशरक़ी ममालिक है, चाहे वो जुनूबी ममालिक है या शिमाली ममालिक है, सबको अपने जंजीर में जकड़ दिया है। हम आज कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, बिल्कुल हम आज़ाद हैं, खित्ते के तौर पर, जोग्राफियाई लिहाज से हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आप यकीन रखिए जनाब स्पीकर, मालियाती तौर पर आज भी हम अमेरिका के गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ बिजली के बारे में उन्होंने बताया कि 14 अरब रुपया ये कहीं गुम हो गया है, गुम हो रहा है, साल ब साल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हुकूमत में तो आप लोग हैं, यानी इससे पिछले चलो 4 साल इमरान खान ने कि वो ना आल थे, ना तजुर्बाकार थे, गालम गलोज वाले लोग उनके साथ थे, सब कुछ थे, लेकिन उससे पहले तो आप थे ना। आप तो इसको कम अज कम पेरेस बना के चले जाते। फिर जब आप आ रहे थे तो आप कह रहे थे कि मैं डॉलर को 200 तक लेके आऊंगा, आज 275 है। उस बारे में बात क्यों नहीं करते आप? जनाब स्पीकर, ये जो सादगी की बात इन्होंने की, मुझे हंसी आ रही है। ये कल की बात है, आप भी यहाँ मेरे तशरीफ फरमा थे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं इज़्ज़त से सबका नाम लेता हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के सामने सब्ज़ाजार से मौलाना, क्योंकि ये एक मिनट बाद में मैं बात रखूंगा जी, आपको पता है ना, मैं बात रखूंगा इसमें। एक सुन ले बात, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात करता हूँ। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे यहाँ से अपने चैम्बर जा रहे थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्तसर होगा, इस पे आप तकरीर नहीं कर सके। इस पे बात कर रहा हूँ प्लीज, नहीं इस पे बात कर रहा हूँ जी। नहीं, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ से अपने चैम्बर जाते हुए आप तकरीर कर रहे हैं तो उसकी इजाजत इस वक्त नहीं है। उससे पहले थी 6 गाड़ियाँ, उसके बाद थी। जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ, बस आप अपना जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ, जनाब स्पीकर देखें, ये बिल अगर आप मौलाना आपका नुक्ता ज़िमनी बिल, फाइनेंस बिल जो आप पास कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, अब तक सूरत हाल ये था कि लोग जूतियां बांटते थे। मौलाना साहब, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया है, अभी आप 10 मिनट बोल रहे हैं। ईवान की कार्रवाई बरोज जुम्मा 17 फरवरी दिन 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है।